इसका चलिए देखिए। तो आज है हमारी यूनिट सेकंड। आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश से? मैम इंग्लिश मीडियम। अरे यार, बुक मेरे पास हिंदी मीडियम की है। चलो कोई नहीं। जो आपकी ये यूनिट है, सेकंड यूनिट, एजुकेशन पॉलिसी, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, मैं आई हूँ फर्स्ट जो सिलेबस का पेज है उसके ऊपर। 18 आपकी 12 मार्क्स का ये यूनिट है, 12 मार्क्स की। इसमें आप पढ़ोगे प्रोमिनेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल्स रूल्स। ठीक है, यानी कि जो ब्रिटिश काल था उस टाइम पे हमारे इंडियन एजुकेशंस की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। जस्ट सिलेबस बता रही हूँ पहले। इंडियन कंटेम्परेरी एजुकेशन, आप इंडियन कंटेम्परेरी समकालीन भारतीय शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप continuities with and shift from colonials legacy, ठीक है, उसके बारे में पढ़ोगे। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स, रोल ऑफ एजुकेशन इन रिप्रोडक्टिव डोमिनेंस एंड चैलेंजिंग मार्जिनाइजेशन विद रेफरेंस ऑफ क्लास, कास्ट, जेंडर एंड रिलीजियन। ठीक है, कि एजुकेशन का क्या रोल है हमारे सामने, जिसमें आप क्या है चैलेंजेस देखोगे, जाति को लेकर, वर्ग को लेकर, लिंग को लेकर और धर्म को लेकर। टीचर एंड सोसाइटी, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ टीचर स्टेटस, ये सारा हमारा इसके बारे में है, इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला आता है क्वेश्चन, प्रोमिनेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन इंडियन ड्यूरिंग कॉलोनियल्स रूल। ठीक है, कि औपनिवेशिक शासन के दौरान, अंग्रेजों के शासन के दौरान भारतीय शिक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी, जस्ट उनकी करेक्टरिस्टिक्स हमें बतानी है। ठीक है, अब देखो कॉलोनियल्स रूल्स क्या था, उससे अभिप्राय जो ब्रिटिश हमारे देश में आए थे, ब्रिटिश के अंदर जो शासन था उसको हमने यहाँ पर क्या बोला है, कॉलोनियल रूल्स बोला है। ठीक है, तो उन्होंने क्या है यहाँ पर आए 1600 ईस्वी में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, और जो भी सारी चीज थी वो एजुकेशन से रिलेटेड वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही देख रही थी। ठीक है, तो उस टाइम पे देखो उन्होंने क्या क्या थी उनकी एजुकेशन की विशेषताएं। सबसे पहले तो अंग्रेजों ने क्या थे, जो प्राइमरी स्कूल थे वो स्थापित किए, जिससे कंपनी को क्या है, देखो भाई अंग्रेज हमें शिक्षा क्यों देना चाहते थे, क्योंकि वो इंग्लैंड से बुलाते, तो उनको जो भी बुलाते, चाहे वो क्लर्क थे चाहे जिस पोस्ट पे भी बुलाते, तो उनके लिए वो महंगा पड़ता था। फिर उन्होंने सोचा क्यों न हम इंडियंस को ही एजुकेशन प्रोवाइड करें, जिससे हमें क्या है सस्ते क्लर्क यहाँ पे मिल जाएंगे। तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर क्या है प्राइमरी स्कूल एस्टेब्लिश किए। ठीक है, और बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जिसमें कंपनी के कर्मचारियों को, यानी कि जो कंपनी में काम करते थे या जो भी जनसाधारण के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद इन्होंने कोलकाता में 1781 में क्या है एक मदरसा स्थापित किया। ठीक है, यहाँ पर मदरसा स्थापित करने का उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का, कि जो मुसलमान हैं उनके प्रभावशाली वर्ग को प्रभावित करना, यानी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनके लिए उन्होंने ये किया। 1791 में उन्होंने बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, जिससे हिंदू जनता खुश हो सके। कलकत्ता में उन्होंने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज को बनाया, जो भारतीय भाषा, हिंदू मुस्लिम कानून और भारतीय इतिहास की हमें शिक्षा देता था। 1813 में इन्होंने चार्टर्ड एक्ट लागू किया। ठीक है, 1818 में इन्होंने जो भी आपके ब्राह्मण वर्ग था उनको प्रसन्न करने के लिए पूना में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया। 1834 में लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र आया। ठीक है, जिसे मैकाले मिनट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1854 में वुड्स ने अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें उन्होंने बोला कि हमें जो भाषा का माध्यम है वह इंग्लिश रखना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश और देशी भाषा दोनों ही हो। ठीक है, और हायर एजुकेशन में योग्य शिक्षक हो। 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने से सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन हो गई। ठीक है, 1858 में, यानी कि जब 1857 की क्रांति हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी जब उसको कंट्रोल नहीं कर पाई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया और सीधे जो हमारी एजुकेशन थी वो ब्रिटिश शासन के अधीन हो गई। 1859 में स्टेनले ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया। 1892 में हंटर आयोग आया, जिसने क्या है एजुकेशन डिपार्टमेंट का निर्माण और डेवलपमेंट का काम किया।
जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की, फीमेल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन की तरफ भी इन्होंने ध्यान दिया। कम से कम प्रत्येक विद्यालय ऑब्जर्वेशंस के एरिया में नॉर्मल स्कूल्स की स्थापना की। 1904 में इन्होंने लॉर्ड कर्जन ने भारतीय शिक्षा के संबंध में कुछ सिफारिशें लागू की। 1929 में एक हार्टोग कमेटी आई, इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि हमें क्या है, संख्यात्मक विस्तार की अपेक्षा है कि हमें क्या है, संख्या बढ़ाने के बजाय हमें क्वालिटेटिव एजुकेशन हमें बच्चों को प्रोवाइड यानी कि इनको इंडियंस को प्रोवाइड करनी चाहिए। उनको क्या था, अंग्रेजों का मेन मकसद क्या था, ताकि हमें सस्ते क्लर्क और काम करने वाले लोग यहीं पे प्रोवाइड हो जाए। 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 8 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की गई थी। ठीक है, ये 1944 की बात है। तो ये इन्होंने किया, अंग्रेजों ने जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी एजुकेशन की अंग्रेजी शासन के दौरान। ठीक है, सबसे पहले तो क्या क्या किया भाई, प्राइमरी स्कूल्स को खोला गया। दूसरा, मदरसे की स्थापना की गई। 1798 में बनारस संस्कृत कॉलेज खोला गया। फिर एक फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया। चार्टर्ड एक्ट लागू किया गया। ठीक है, फिर एक संस्कृत कॉलेज खोला गया। मेकाले ने अपनी घोषणा पत्र लागू किया। वुड्स डिस्पैच ने अपनी रिपोर्ट जारी की कि हमें क्या है, इंग्लिश में लैंग्वेज करनी चाहिए बच्चे के लिए। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्या है, हमें क्या देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। हिंदी नहीं, मतलब जहाँ पर जो देशी भाषा है उसका भी यूज करना चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। समझ में आ गया बेटे? यस मैम। ठीक है, अब इसके क्या बताए गए हैं, अब इसकी विशेषताएं तो बता दी। अब जो ये शिक्षा थी, इसके क्या क्या गुण थे और क्या क्या दोष थे। देखो भाई, गुण तो क्या थे, यानी कि जो अंग्रेजों के द्वारा जो एजुकेशन सिस्टम चलाया गया, उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो व्यक्तिगत और राष्ट्रीय मार्ग में बाधक थी, यानी कि जो हमारे इंडिविजुअल और जो हमारे नेशन है उसकी डेवलपमेंट के मार्ग में बाधक थी। साथ ही कुछ बातें ऐसी भी थी जिनका हमारे ऊपर बड़ा उपकार है। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों पर अंग्रेजों के द्वारा लादी नहीं गई, यानी कि जबरदस्ती आरोपित नहीं की गई, बल्कि नए और पुराने वेस्टर्न और ईस्टर्न रूढ़ि और प्रगति द्वारा भावनाओं के घात प्रतिघातों से प्रस्फुटित हुई थी। अंग्रेजी शिक्षा में भारत के आरोप का श्रेय बहुधा मेघालय को जाता। देखो भाई, अंग्रेजों की जो शिक्षा थी उसके भाई कुछ ना कुछ गुण भी थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे दोष थे, लेकिन ये जो एजुकेशन जो हमें दे रहे थे, उन्होंने क्या है, उन्होंने हमारे ऊपर नहीं थोपी। भाई जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है, जो नहीं पढ़ना चाहता है वो मत पढ़िए। लेकिन यहाँ पर क्या था, एक अंग्रेज था, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। लॉर्ड मैकाले क्या चाहते थे कि भाई भारतीयों को शिक्षा सिर्फ किसके उस पे दी जाए, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में दी जाए। लेकिन जो वुड डिस्पैच थे वो ये चाहते थे कि भारतीयों को जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में भी करें, और दूसरी क्या है, जो उनकी अदर लैंग्वेज है उनमें भी हमें उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि सबको तो इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, तो इन्होंने ये भी बोला। अब यहाँ पर बताया गया कि जो शिक्षा थी हमारी, अंग्रेजी भाषा के द्वारा नए ज्ञान का जो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित वह स्थापित करवाया, वह जमाने के विचार से था। यानी कि भारत में जो इंग्लिश लैंग्वेज आई वो भी क्या है, हमारी अंग्रेजों की ही देन है। कुछ ऐसी चीजें भी थी जो हमारे लिए अच्छी भी थी, और कुछ चीजें क्या थी, बुरी भी थी। अब अंग्रेजों की जो एजुकेशन सिस्टम था, वो सबसे बड़ी देन ये थी कि जो इंडियन ब्रेन है उसके द्वारा जितनी भी वेस्टर्न ज्ञान और विज्ञान के द्वार खोल दिए। ठीक है, उन्होंने क्या है, जो वो पश्चिमी जो ज्ञान विज्ञान थे उसके द्वार खोल दिए। इंग्लिश लैंग्वेज के द्वारा भारतीय उन विचारों से अवगत हो गए जो कि क्या है, हमारे सोशल, पॉलिटिकल और हमारे साइंटिफिक क्षेत्रों में जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उसमें क्या हो चुके थे, बिल्कुल संपन्न हो चुके थे। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज ने एक तो हमारे पाश्चात्य ज्ञान के द्वार खोल दिए, दूसरा चाहे सोशल था, चाहे पॉलिटिकल था, चाहे साइंटिफिक था, तो जो जो देश इन चीजों में क्या थे, बिल्कुल संपन्न थे, उन तक पहुंचने का भी हमारा रास्ता निकाल दिया। ठीक है, जब राजनीतिक विश्रृंखलाओं व सामाजिक विभेदों में समाज अंधकार में डूब जाता है, तो वह चेतना पाश्चात्य विचारों के संपर्क में आई और जीवंत हो उठी।
यानी कि यहाँ पर मान लीजिए सामाजिक भेदभाव और समाज में अंतर के कारण हमारे यहाँ पर क्या था उस टाइम पे, आपस में क्या थी, छुआछूत वाली बातें मानते थे, ये उच्च जाति का है, ये नीचे जाति का है। लेकिन अंग्रेजों की जो शिक्षा थी, उन्होंने क्या है, जो मान लीजिए उस टाइम पे जो दलित थे, लेकिन मान लो जिनका अच्छा वो था और वो बाहर कंट्रीज में भी पढ़ना चाहते थे, तो वो वहां पर भी जाते थे। ठीक है। उसके बाद था हमारा मैक्स मूलर, जो मोनियर विलियम्स जैसे वेस्टर्न जो विद्वान थे, उन्होंने ही भारतीय साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन किया। ठीक है। उसके बाद है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, आज भी भारतीय भाषाओं के संबंध में एक सम्मानित ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। इन्होंने अनेक भाषाओं में पहली पुस्तकें, पत्रिकाएं प्रकाशित की। गियर्सन ने रचित लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया आज भी भारतीय भाषाओं के संबंध में एक सम्मानित ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा स्पष्ट लक्ष्य है, परंतु अंग्रेजी शिक्षा पद्धति द्वारा भारत की असंख्य देशी पाठशालाएं, जो कि सदियों से भारतीय जनता की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती आ रही है, सर्वथा बेकार मानी गई। देखो भाई, इसमें क्या है, कुछ अच्छी बातें। मैम कौन सी बुक निकाल ली है? बेटा वही चल रही है, इसकी मैंने सेकंड यूनिट स्टार्ट करवाई है। ओके मैम। ओके बेटे, मेरे को हम क्या कर रहे थे, इसके गुण और दोष। ठीक ठीक है श्रेया, आपकी बुक में है ये? इसमें तो देखो पैराग्राफ बना के दे रखा है। मैम मेरी बुक में पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश रूल। उसके बाद सीधा ये क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले पे आ गया सबकी, डिस्क्राइब एंग्लो ओरिएंटल कंट्रोवर्सी एंड मैकॉलेज मिनट। अच्छा, मैकाले मिनट्स तो इसमें बाद में है। ये जो जैसे मैंने फर्स्ट वाला पढ़ाया, ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट ही है सिलेबस के अकॉर्डिंग। यस मैम। ये आपके में दे ही नहीं रखा क्वेश्चन? नो मैम, वो विशेषता वाला भी नहीं दे रखा, वो क्रिटिसाइज वाला भी नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा इसमें। नहीं, ये तो बेटा मेन आपका जो जैसे आपका फर्स्ट वाला ये है ना पेज जिसपे सिलेबस दे रखा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन किया करो तुम लोग, क्योंकि मेन जो पेपर में आना मैम ना। उसके अकॉर्डिंग, बोलो। तो इसलिए मैं ठीक है, जो उसके अकॉर्डिंग इस बुक में नहीं है, इसलिए जो पीछे क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं ना, हाँ जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फर्स्ट ईयर के हाँ जो जी। दे रखे हैं, मैं क्वेश्चन देखती हूँ और फिर इसमें से आंसर रीड करती हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा कर लिया करो ना बेटा, गूगल करो, गूगल पे क्वेश्चन का पूरा पूरा आ जाता है। या आजकल तो देखो आप चैट जीपीटी पे जाते हो, तो उस पे भी आपका एक क्वेश्चन डाला, वो पूरा का पूरा निकल के आ जाता है आपका। यस मैम। तो मैम आगे मैं कह से रही हूँ, मैं क्वेश्चन पेपर के थ्रू चलती हूँ, क्वेश्चन हाँ पेपर के थ्रू करती हूँ, इस बुक के थ्रू नहीं करती। हाँ, तो आगे जो सिलेबस है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। अब सिलेबस में आपका यही है। उसके बाद आएगा आपका इंडियन कंटेम्प्रेरी एजुकेशन, जो समकालीन भारत की जो शिक्षा थी, जिसमें आप मैकाले मिनट्स के बारे में पढ़ोगे, आप चार्टर्ड एक्ट के बारे में पढ़ोगे। ठीक है। और उसके बाद आप और क्या कहेगा, इसमें ब्रिटिश राज्य की एजुकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे उनके बारे में आप पढ़ोगे। अच्छा, महात्मा गांधी की बेसिक एजुकेशन के बारे में आप पढ़ोगे। प्राइमरी एजुकेशन हमारी सारी इसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखो अब देखो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इंडियन ड्यूरिंग कॉलोनी रूल्स हमने पढ़ लिया। अब इसके बताई थी हमने कि जो ये है इसके क्या क्या आपके सामने क्वालिटीज हैं और क्या क्या इसके दोष हैं, क्या क्या इसकी क्रिटिसिज्म है। ठीक है। तो इसकी क्वालिटीज तो क्या है कि हम जो इंडियंस थे, देखिए इसके गुण और दोष के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है। तो गुणों के बारे में क्या बात की कि हम क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े, हम अपने इंडिया से निकल के दूसरे देशों के साथ जुड़े, और जो दलित समाज था, जिन बच्चों को क्या नहीं मिल रहा था, वो नहीं मिल पाता था, न्याय नहीं मिल पा रहा था, वो भी क्या थे, जिनका अच्छी रिच फैमिली से थे, वो बाहर जाकर क्या थे, पढ़ पाते थे। इसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने क्या है बाहर जाकर पढ़ाई की और भारत में जैसी व्यवस्था थी उसको बदला। ठीक है। अब इसकी देखो भाई,
क्या क्या दोष थे हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज थी या ब्रिटिश की जो लैंग्वेज थी। देखो भाई ब्रिटिश ने क्या बोला, लैंग्वेज का फार्मूला दे कि फिल्ट्रेशन के तौर पर कि आप भाई जो ऊपर ऊपर के जो रिच फैमिली के बंदे हैं सिर्फ आप उनको पढ़ाओ, उनमें से छन के अपने आप गरीबों तक एजुकेशन पहुंच जाएगी। लेकिन इनकी ये बात बिल्कुल सही नहीं थी। उस टाइम पे भी क्या था, जो गरीब बच्चे थे उनको एजुकेशन नहीं मिल पाई। ठीक है, गरीब बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाई, जो रिच फैमिली के बच्चे थे उनको ही एजुकेशन मिल पाई। तो फिल्ट्रेशन थ्योरी वाला जो उनका सिद्धांत था वो बिल्कुल गलत था। आगे उन्होंने एजुकेशन सिर्फ इतनी देनी चाहिए ताकि हम भारतीयों को नौकर बना सके। ठीक है, तो ये क्या थे, इनके दोस्त थे। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। आवाज सुनाई नहीं दे रही। चलिए ठीक है, अब है हमारा इसके बाद जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है इंडियन कंटेम्प्रेरी एजुकेशन। वो थोड़ा बाद में आएगा, लेकिन इससे पहले इन्होंने दे रखा है चार्टर एक्ट 1813। ये 2012 में भी आया हुआ आपका क्वेश्चन कि चार्टर एक्ट 1813 के बारे में आप क्या जानते हैं और इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं। चार्टर एक्ट, उसके बाद में काले मिनट्स दे रखा है। चार्टर एक्ट अंग्रेजी प्रशासन के अंतर्गत भारत में क्या है, एक राज्य शिक्षा पद्धति का प्रारंभ किया गया जिसे चार्टर्ड एक्ट बोला गया 1813 ईस्वी में। ठीक है, जब पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था, तब उन्होंने ये चार्टर एक्ट 1813 पास किया था। ठीक है, इसमें धारा 43 में भारतीयों को एजुकेशन सिस्टम यानी कि भारतीयों की एजुकेशन सिस्टम उनको या फिर एजुकेशन प्रोवाइड करने के बारे में अनेक आर्टिकल्स थे। ठीक है, इस एक्ट के तहत एक मत के अकॉर्डिंग एजुकेशन संस्कृत एवं अरबी लैंग्वेज के माध्यम से होनी चाहिए थी, जबकि दूसरा मत ये था, एक साइड के व्यक्ति ये बोल रहे थे कि हमारी जो लैंग्वेज इंडियंस को जो लैंग्वेज दी जाए वो संस्कृत या अरबी भाषा में दी जाए, लेकिन दूसरा मत ये था कि हमें इंग्लिश मीडियम से शिक्षा देने के पक्ष में थे, क्योंकि भाई अंग्रेज शिक्षा दे रहे थे, उनको तो अपने लिए चाहिए थे नौकर। ठीक है, तो उन्होंने इंग्लिश शिक्षा थी उसके ऊपर ज्यादा बल दिया। ठीक है, इसी के साथ मिशनरियों ने क्रियाकलापों कर भी क्या, इसको छोड़ो। ठीक है, 1813 जो चार्टर्ड एक्ट था वो अंग्रेजी प्रशासन के द्वारा भारतीयों की एजुकेशन सिस्टम को लेकर बनाया गया था, जिसमें कुछ आर्टिकल्स को शामिल किया गया था, जिसमें एक समुदाय तो ये बोल रहा था, यानी कि एक साइड के व्यक्ति अंग्रेज व्यक्ति तो ये बोल रहे थे कि इनको संस्कृत में लैंग्वेज दी जाए, लेकिन जो ज्यादातर लोग बोल रहे थे इंग्लिश ब्रिटिश शासन के, वो बोल रहे थे कि इनको क्या है, इंग्लिश में क्या दी जाए, इंग्लिश लैंग्वेज में इनको शिक्षा दी जाए, और दूसरे बोल रहे थे संस्कृत में। ठीक है, तो मेन बात ये थी, यहाँ पर इनकी आपस में क्रिटिसाइज उत्पन्न हो गए और मेन मुद्दा किसको रखा गया, इंग्लिश भाषा को ही वहां पर मुद्दा रखा गया। अब चार्टर्ड एक्ट 1813 के अनुसार एजुकेशन को स्टेट की जिम्मेदारी बनाया गया कि भाई जिस भी स्टेट में आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, मान लीजिए आप दिल्ली में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो इसकी सारी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी। ठीक है, अगर आप हरियाणा में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो इसकी सारी जिम्मेवारी हरियाणा गवर्नमेंट की होगी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आई। अब इसमें क्या है, कुछ प्रावधान दिए गए, 43 जो धारा इसमें बनाई गई थी, धारा 43 के अकॉर्डिंग इसमें कुछ आर्टिकल शामिल किए गए। नंबर फर्स्ट, गवर्नर जनरल के लिए काउंसलिंग में ये गाइडलाइंस देना न्याय सम्मत होगा कि सैन्य, नागरिक एवं वाणिज्य संस्थाओं के खर्चे एवं ऋणों पर ब्याज का भुगतान करने के पश्चात अंग्रेजी सरकार को लगान, आमद एवं लाभों का जो अधिक बचेगा उसे 1 लाख रुपए प्रति वर्ष भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। देखो भाई, इसमें ये बोला गया कि जो जनरल गवर्नर के लिए हमारे गवर्नर जनरल थे, उन्होंने बोला कि जितना भी पैसा आएगा हमारे पास, चाहे वो ब्याज के तौर पर आए, चाहे वह हमने किसी से लोन लेना है, लगान लेना है, तो सारे खर्चे घटाने के बाद सालाना 1 लाख रुपए, कम से कम 1 लाख रुपए इंडियंस की एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा। यानी कि उन्होंने एक बजट बना दिया कि ब्रिटिश के ये सारे खर्चे घटाने के बाद, सब कुछ होने के बाद आपको कम से कम 1 लाख रुपए आपकी एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा। उसके बाद दूसरी बात यहाँ पे बोली गई कि जो संस्कृत और जो अरबी लैंग्वेज है उसमें प्रचलित भारतीय साहित्य का उद्धार एवं विकास किया जाएगा। प्रबुद्ध भारतीय नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, भारत में अंग्रेजों द्वारा शासित प्रदेशों के नागरिकों को विज्ञान विषय की शिक्षा देनी प्रारंभ की जाएगी। अब देखो सेकंड बात इन्होंने क्या बोली कि जो भी इंडियंस हैं उनको क्या है, संस्कृत में और अरबी में प्रचलित
साहित्य डेवलप करने के लिए ही उनको शिक्षा दी जाएगी, बस। प्रबुद्ध भारतीय नागरिक, निखिल कुमार। चलिए, अब तीसरी बात बताई इन्होंने कि इंडिया में अंग्रेजों द्वारा शासित प्रदेशों के नागरिकों को साइंस विषय की भी शिक्षा देनी आरंभ की, ताकि वो क्या है, एक साइंटिफिक तरीके से सोच सके। तो इस एक्ट की इस धारा के प्रवर्तक पूर्व विचारधारा से प्रभावित थे, क्योंकि उन्हें संस्कृत एवं अरबी में उपलब्ध प्राचीन साहित्य में उधार एवं उत्थान की बात की थी। लेकिन यहाँ पर जो विचारधारा हुई उसमें क्या हो गया, क्रिटिसिज्म आ गया। क्रिटिसिज्म कैसे आ गया, कुछ तो अंग्रेज ये बोल रहे थे कि अंग्रेजी शिक्षा में देनी है, हमें इनको इंग्लिश लैंग्वेज में ही, यानी कि शिक्षा का माध्यम इंग्लिश मीडियम रखा जाए, और कुछ संस्कृत, ठीक है। तो इसके साथ ही वे पश्चिमी वैज्ञानिक सोच को भी भारतीयों के फैलाने में उत्सुक थे, क्योंकि उस समय के लोग बड़े अज्ञानी व अंधविश्वासी हो गए थे। तो इस धारा की मुख्य विशेषता ये थी कि कंपनी अपनी स्वयं की एजेंसियों के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने के लिए 1 लाख रुपए खर्च करेगी, ठीक है, कि ये ब्रिटिश सरकार क्या है, भारतीय की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करेगी, और लोगों की धर्मनिरपेक्षता और परंपरागत तरीके से ही शिक्षित बनाया जाएगा, न कि धर्म परिवर्तन करके, ठीक है। तो ये जो चार्टर्ड एक्ट था 1813, इसने भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ लिया। इसके साथ ही जो भी ग्रांट आते थे और विल्व फोर्स का आंदोलन, जो कि लगभग 20 वर्ष तक जारी रहा, एक शानदार सफलता थी। पहली बार भारतीयों की शिक्षा अंग्रेजी सरकार की जिम्मेदारी बन गई थी। शिक्षा पर सालाना 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। मिशनरियों के द्वारा भारत में बड़ी मात्रा में इंग्लिश स्कूलों की स्थापना की गई। तो 1813 ईस्वी का जो चार्टर्ड एक्ट था, भारतीय शिक्षा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ, जिसे भारतीय साहित्य में उधार और डेवलपमेंट के तरीके नहीं बताए गए थे, ठीक है। लेकिन इसमें जो भारतीय साहित्य है, इंग्लिश अंग्रेजों ने शिक्षा तो दी, लेकिन उन्होंने जो इंडियन जो लिटरेचर था उसकी डेवलपमेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इस एक्ट के क्रिटिसिज्म के रूप में बस यही बातें की जाती है, ठीक है। निखिल, हम पढ़ रहे हैं बेटा सेकंड बुक, ठीक है, एजुकेशन सोसाइटी कैरिकुलम एंड लर्नर, उसकी सेकंड यूनिट मैंने आज स्टार्ट कराई है, ठीक है। आप फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए हो, ठीक है। तो ये था हमारा, एक बार फिर से रिव्यू दे देती हूँ। जो चार्टर्ड एक्ट 1813 था, उसमें क्या बताया गया, मेन बात तो यही बताई गई कि जो शिक्षा की जिम्मेदारी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आ गई। अब उनको क्या है, भारतीयों की जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो इस चार्टर्ड एक्ट 1830 के अकॉर्डिंग बनाई गई, ठीक है। जिसमें ये भी बताया गया कि जो शिक्षा का जो दायित्व होगा वो उसी स्टेट का होएगा जिस स्टेट में वो एजुकेशन दी जाएगी। कुछ तो क्या थे कि ये भारतीयों को संस्कृत भाषा में शिक्षा प्रदान की जाए, और कुछ बोलते थे कि इंग्लिश मीडियम से ही भारतीयों को शिक्षा प्रदान की जाए, ठीक है। ये मुद्दे दो चले, और जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने ये बोला कि सालाना कम से कम 1 लाख रुपए भारतीयों की खर्च शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा। तो इस एक्ट में क्या है, मेन क्या था, थोड़ा सा तो भारतीयों के लिए प्रॉफिट ही था, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन लेना शुरू कर दिया था, और उनका क्या था, एक वेस्टर्न जो एक साइंटिफिक सोच भारतीयों के अंदर उमड़ने लगी थी। पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों की शिक्षा की जिम्मेदारी ली। सालाना 1 लाख रुपए खर्च किए गए। बड़ी मात्रा में इंग्लिश स्कूलों की स्थापना की गई। 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट था वो इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म ये है कि उन्होंने भारतीय जो लिटरेचर था, भारत का जो साहित्य था, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जस्ट बस भारतीयों को इतनी शिक्षा दी ताकि वो उनके सस्ते क्लर्क बन सके, ठीक है। समझ में आ गया चार्टर्ड एक्ट, आपका चार्टर्ड एक्ट 1813। हाँ जी मैम। अब आगे आता है आपका मेकाले मिनट्स, जिसने 1835 में, ठीक है। देखो भाई, लॉर्ड मेकाले ये भी क्या थे, देखो जब भारतीयों के यहाँ पर कि भारत वालों को शिक्षा देनी है, तो उसके ऊपर इसका काम क्या है, कुछ अलग अलग अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर दिया गया है। एक थे वुड डिस्पैच थे, ठीक है, एक ये लॉर्ड मेकाले थे कि भाई तुम जाओ रिसर्च करो इसके ऊपर कि हमें किस तरह से भारतीयों को शिक्षा देनी चाहिए, कैसे शिक्षा प्रोवाइड करानी चाहिए,
इन सारी बातों के ऊपर, ठीक है। तो मेकाले मिनट्स में इसने क्या है 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिल्स के एक सदस्य के रूप में ये भारत आया था। फिर इसने क्या है भारतीयों की शिक्षा के लिए जो तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंकेट थे, बंगाल की लोक शिक्षा समिति से संबंधित प्रधान के पद पर नियुक्त थे। वास्तव में मेकाले भारत के नागरिकों को अंग्रेजी संस्कृति का अनुसरण करवाने के पक्ष में था, यानी कि लॉर्ड मेकाले ये चाहता था कि जो ये भारत वाले हैं ये जो इंग्लिश कल्चर है उसको फॉलो करें, ठीक है। ये 10 जून 1833 को गवर्नर जनरल की काउंसिल्स के एक सदस्य के रूप में भारत आया और उस टाइम पर भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, उसकी समिति में इसने क्या है एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें इसने बोला कि भारतीयों को क्या है इंग्लिश माध्यम से ही भाषा की शिक्षा दी जाए, ठीक है, कि इंग्लिश मीडियम में ही भारतीयों को शिक्षा प्रदान की जाए। लॉर्ड मेकाले ने 1813 में एक आज्ञा पत्र जिसमें 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र घोषित किया, ठीक है। इन्होंने 2 फरवरी 1835 को क्या है अपना विवरण पत्र घोषित किया। 1834 में ये इंडिया में आया और अगले ही साल 10 जून को ये आया था। 8 महीने के बाद ही 1835 में इसने अपना घोषणा पत्र दे दिया, ठीक है। फीचर्स ऑफ लॉर्ड मेकाले मिनट्स, लॉर्ड मेकाले के विवरण पत्र की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। एम्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का मेन एम क्या है। दूसरा, एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में ही होनी चाहिए। तीसरी बात बोला इसने स्टॉपेज ऑफ ग्रांट टू ओरिएंटल स्कूल्स, कि हमें क्या है जो ग्रांट जो दे रहे हो आप लोग उस ग्रांट को बंद करो स्कूलों में, भारतीयों से ही फीस लो आप लोग। आगे, मेकाले व्यू अबाउट इंडियन स्कॉलर्स और मीनिंग ऑफ इंडियन स्कॉलर्स, भारतीय विद्वानों के संबंध में मेकाले के विचार और भारतीय विद्वानों का क्या अर्थ था ये बताया उन्होंने। अब देखो भाई लॉर्ड मेकाले का जो मिनट्स था उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव कि वह भारत में अंग्रेजी की शिक्षा को मीडियम बनाकर अंग्रेजी शिक्षा को फैलाना चाहते थे। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें इंग्लिश भाषा को ही फैलाना है। इंग्लैंड का ये कर्तव्य था कि भारतवासियों को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करे जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो, वैसी न हो जो उनके स्वास्थ्य के लिए जो उनके स्वाद के लिए अच्छी है। इसके अतिरिक्त मेकाले ने यह भी कहा कि हमें ऐसे व्यक्तियों का एक वर्ग चाहते हैं जो रक्त और वर्ण में भारतीय हो लेकिन विचारों, रुचियों, आचरण और विद्वत्ता में अंग्रेज हो, ठीक है। यानी कि मेन ऑब्जेक्ट क्या था भारतीयों को अंग्रेज बनाना, ठीक है, क्योंकि उनको सस्ते क्लर्क चाहिए थे कि हमें एक ऐसा वर्ग तैयार करना है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था उनकी हुई शिक्षा का कि हमें भारतीयों में एक ऐसा क्लास बनाना है जो क्या है रंग में उसमें तो क्या है वो क्या है इंडियन है, लेकिन भाषा में उठने बैठने के तौर तरीके में वह क्या है एक अंग्रेज है। दूसरा, इन्होंने क्या बोला कि जो भाषा का माध्यम रहेगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा, वो इंग्लिश रहेगा, ठीक है। इन्होंने शब्द स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि भारतीयों को अगर शिक्षा देनी है तो हमें इंग्लिश मीडियम में ही देनी है। उसके बाद जितना भी ग्रांट दिया जा रहा है, इन्होंने बोला जितना ग्रांट दिया जा रहा है उसको बंद करो आप लोग, ठीक है। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार यह महसूस करती है कि पुरानी शिक्षा नीति फेल या असफल हो गई तो अपनी नीति में बदलाव ला सकता है और जितने भी ग्रांट है उनको भी बंद करो। आप जो सालाना 1 लाख रुपए का ग्रांट क्यों खर्च कर रहे हो इंडियंस के ऊपर, तो ये मेकाले ने बोला था। आगे, मेकाले का क्या व्यूज था जो इंडियंस के जो स्कॉलर्स थे उनके बारे में। मेकाले का मानना था कि भारतीय स्कॉलर्स, इंडियन स्कॉलर्स का अर्थ एक ऐसा विद्वान है जो अंग्रेजी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर की भली भांति पढ़ा है। अतः स्पष्ट है कि मेकाले के अनुसार उनका अर्थ है कि भारत के लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन यानी कि इंग्लिश फिलोसफी से संबंधित पूर्ण ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसी कारण मेकाले ये चाहते थे कि भारतवासी इंग्लिश लिटरेचर और वेस्टर्न फिलोसफी से पारंगत हो, ठीक है। यानी कि जो स्कॉलर्स थे, इंडियन स्कॉलर्स थे, यानी कि जो पीएचडी करना चाहते थे वो सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर में ही करें और जो वेस्टर्न फिलोसफी है उसको ही अपनाएं, ये चाहते थे। उसके बाद अप्रूवल ऑफ मेकाले मिनट्स, मेकाले मिनट्स को इसको स्वीकृति पत्र मिल गया। उसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो सरकार को पसंद आई और उन्होंने इसके ऊपर हाँ भर दी। 15 फरवरी 1835 को अपने जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी अपने विचारों को व्यक्त किया और मेकाले के द्वारा प्रतिपादित जितने भी विचार थे उनके उत्तर दिए गए और साथ ही उन्होंने क्या है इंग्लिश भाषा को उच्च कोटि की भाषा माना और मेकाले के विवरण पत्र को पूरी तरह से सहमत नहीं थे, लेकिन सभी सहमत नहीं थे, ठीक है। तर्क प्रस्तुत किया
विद्यमान दोषों की ओर भी संकेत किया। लेकिन इन्होंने क्या है, कुछ तो इसके तर्क में थे, लेकिन कुछ क्या थे, इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई अगर हम इंडियंस को पूरी इंग्लिश में ही शिक्षा देंगे तो इंडियंस हमारे खिलाफ हो जाएंगे, ठीक है, और हम उसको ना ही समझा सकते। तो कुछ इसके विरुद्ध में थे। तो सारी चीजों को देखते हुए इसके ऊपर क्या बोल दिया गया। दूसरी तरफ जो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे, अंग्रेजी भाषा का समर्थक करते थे, उन्होंने मैकाले के इन विचारों का समर्थक किया और शैक्षणिक नीति की घोषणा कर दी, ठीक है, कि मैकाले की जो शैक्षणिक नीति है उसी को लागू कर दिया जाए। और इस विवरण पत्र के अंतर्गत व्यक्त की गई भावनाओं को मैं अपनी पूरी सहमति प्रदान करता हूँ। यानी कि जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम के, विलियम बेंटिक, उन्होंने क्या किया, अपनी इसमें नीति प्रदान कर दी, ठीक है, पूरी स्वीकृति प्रदान कर दी। मैकाले मिनट्स अब समझ में आ गया। अगर आपका मैकाले मिनट्स के ऊपर लिखना आ जाए तो लिख सकते हो। यस मैम। ठीक है, क्योंकि मेन फोकस उनका किसके, एक तो मेन जिस साल ये भारत आया उसके बाद इसने कब उसके ऊपर काम करना शुरू किया और कब इसने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है, ये सारी चीजें लिखनी है। इसका एम क्या था, ऐसा भारत के अंदर ऐसा एक क्लास तैयार करना जो क्या है, रंग रूप में तो भारतीय हो लेकिन विचारों में, उठने बैठने के ढंग में अंग्रेज हो। भाषा का माध्यम इंग्लिश होना चाहिए। जितने भी आप ग्रांट दे रहे हो उनको बंद करो और इंडियन जो स्कॉलर्स हैं वो सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर ही पढ़ेंगे, यानी कि जो पीएचडी करेंगे वो सिर्फ इंग्लिश में करेंगे। इन्होंने तो ऐसी बंदिशें लगा दी। और जो वहां उस टाइम पे जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जो गवर्नर जनरल थे, उनको भी इनका सुझाव बड़ा अच्छा लगा और क्या किया, इनकी बोल दिया कि हम सहमत हैं और मैकाले के मिनट्स को लागू कर दिया जाए। लेकिन ये इसका जो था ये ज्यादा दिनों तक नहीं चला, ठीक है, लोगों ने क्रिटिसाइज किया, पढ़ना ही नहीं शुरू किया, तो फिर ये इसकी नीति फेल हो गई थी। अब देखो आगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दौरान जो एजुकेशन देना था उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या उद्देश्य था, भारतीय हमें क्यों शिक्षा देना चाहते थे। देखो भाई क्यों देना चाहते थे, सेपरेटिंग ऑफ इंग्लिश कल्चर, क्या है, वो अपने इंग्लिश कल्चर को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए वे भारतीयों को शिक्षा देना चाहते थे। इसमें आप ये एग्जाम्पल डाल सकते हो मैकाले वाला, कि मैकाले ऐसे व्यक्तियों का वर्ग चाहते थे जो रंग रूप में तो भारतीय हो लेकिन आचार विचार में अंग्रेज हो। दूसरा, कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, वे ब्रिटिश एम्पायर को कंसोलिडेट, एकीकरण करना चाहते थे। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश राज्य का, यानी कि पूरे भारत पर ब्रिटिश का राज्य हो और सबका क्या है, एकीकरण हो, एक ही जगह पर उसका हो, उनके राजा पर, यानी कि भारत के ऊपर उनकी पकड़ मजबूत हो जाए, इसलिए वह हमें एजुकेशन देना चाहते थे। आगे, प्रमोटिंग क्रेज फॉर इंग्लिश आर्टिकल, अंग्रेजी वस्तुओं के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना चाहते थे, यानी कि क्रेज उत्पन्न करना चाहते थे, इंग्लिश की जितनी भी अंग्रेजी वस्तुएं थी उनकी तरफ भारतीयों को अट्रैक्ट करना चाहते थे, इसलिए वो हमें शिक्षा दे रहे थे। दूसरा, रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क, उनको बहुत सारे क्लर्क की भर्ती करनी थी और वो सस्ते क्लर्क भारतीयों को शिक्षा देके उनमें से ही बनाने थे उन्हें। आगे, प्रिपेयरिंग ए क्लास ऑफ इंटरप्रेटर्स, और एक ऐसा क्लास तैयार करना चाहते थे जो उनसे कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि भारतीयों को इंग्लिश नहीं आती थी तो उनको समझ में नहीं आती थी इंग्लिश, जो अंग्रेज लोग थे उनकी भाषा, ठीक है, तो क्या था कि हम इनको इंग्लिश में लैंग्वेज प्रोवाइड करें तो ये हमारी भाषा को समझ पाएंगे, हम क्या कम्युनिकेट करने हैं वो ये समझ पाएंगे, ठीक है, ये था। और आगे, ट्रांसलेटिंग लिटरेसी मास्टर पीसीस, साहित्य अति उत्तम रचनाओं का अनुवाद, यानी कि जो साहित्य है, जो धार्मिक पुस्तकें हैं भारतीयों की, उसको इंग्लिश में क्या कर सके, उनका अनुवाद कर सके, ठीक है, इनके बारे में जानना चाहते थे कि जो भारतीयों का जो साहित्य है वह कैसा है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता सके, क्योंकि कोई ऐसा नहीं था जिसको इतनी अच्छी इंग्लिश आती हो उस टाइम पे। तो ये कारण था कि भारतीयों को अंग्रेज शिक्षा देना चाहते थे। क्या क्या कारण थे, अपने इंग्लिश कल्चर को बढ़ाना चाहते थे, ब्रिटिश एम्पायर की पकड़ मजबूत करना चाहते थे, जितने भी भारतीय हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते थे, रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क की भर्तियां उनको करनी थी, एक क्लास ऑफ इंटरप्रेट जो भाषा के अंतर को मिटा सके, ऐसा क्लास उन्हें लेके आना था, और ट्रांसलेटिंग लिटरेसी मास्टरपीस, जो ट्रांसलेट कर सके भारतीय साहित्य को इंग्लिश में। उसके बाद है बुनियादी शिक्षा, जो आपकी क्या थी, महात्मा गांधी ने दी, ठीक है।
अब जो बुनियादी शिक्षा वाला है, महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन ऑफ महात्मा गांधी, ये आपको क्या है, पढ़ के आना है कल। ठीक है।